वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक बांग्लादेशी फैंटेसी मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है हवा। एक्चुअली बहुत दिनों से इस मूवी को लाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली दिस मूवी इज हियर। रिसेंटली ये मूवी हमारे इंडिया के सोनी लाइव प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई इन ऑल लैंग्वेजेस। एक्चुअली कहानी ये है कि कुछ मछुआरे मच्छी पकड़ने के लिए समंदर में जाने लगते हैं, तो इनकी बोट में अचानक से एक लड़की आ जाती है। तो वो लड़की कौन है, कहाँ से आई, क्या है इसका बैकग्राउंड, फाइनली इस बोट में क्या हुआ, इसी बेसिस पर है इस मूवी की कहानी। तो चलिए फटाफट से कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही महाजन नाम के एक बंदे के आदमी अपनी बड़ी सी बोट के जरिए से समंदर में जाने लगते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। इस बोट के हेड का नाम होता है चांद, वही हमारे चंचल चौधरी भाई साहब। इस बोट में इसकी ही चलती रहती है, मतलब कौन से डायरेक्शन पर जाना है, कहाँ पर जाल बिछाना है, कब जाल निकालना है। इस बोट में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है, आगे जाकर बताऊंगा। सो पहले दिन इनकी बोट किसी जगह पर जाकर जाल डालने पर इन लोगों को कुछ अच्छी तादाद में मछलियाँ मिलती है। तो इसी बोट में एक स्टोर रूम होता है, सारे मछलियाँ यहीं पर रखते रहते हैं ये लोग फ्रीज करके। खैर शाम होने के बाद चांद का असिस्टेंट एजा चांद के पास आकर कहने लगता है, क्या आज रात हम एबा का काम तमाम कर दे। चांद कहने लगता है कि फालतू बातें मत करो, जब मैं कहूँ तभी करना, जब तक चुपचाप बैठे रहना। उसके बाद आधी रात को चांद के बोट में कुछ लोग अपनी पकड़ी हुई मछलियों को दूसरे लोगों को बेचने लगते हैं। मतलब इनकी बोट के पास एक और बोट आती है। तभी ईबा नाम का एक इंजन ड्राइवर इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर एजा आकर कहने लगता है कि तुम इस मामले में टांग मत लड़ाओ, चुपचाप जाकर सो जाओ। ईबा कहने लगता है कि इस बोट से एक भी मछली नहीं जाएगी। ये शोर शराबा देखकर चांद वहाँ पर आता है। ईबा कहने लगता है कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ये लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम्हारा भी इसमें हाथ है, मैं ये बात महाजन को बोलूंगा। तो चांद सारे लोगों को डांटने लगता है कि इस बोट से एक भी मछली बाहर नहीं जाएगी, चुपचाप मछलियों को अंदर रख दो। खैर सुबह होने के बाद ये लोग दोबारा जाल बिछाने लगते हैं किसी जगह पर। इंजन रूम में ईबा का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है नागू। नागू कहने लगता है, अरे यार मछलियाँ बेचेंगे तो 4 पैसे आ जाएंगे, तुम चांद से झगड़ा करने के बजाय अपना हिस्सा मांग लो ना, क्यों खामखा उनसे झगड़ा कर रहे हो। ईबा कहने लगता है कि वो लोग मुझे कुछ घंटा नहीं देते, किनारे पर जाने पर बस 100 का नोट थमा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर मछली बेचनी हो तो सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। खैर शाम होने के बाद ईजा दोबारा चांद के पास आकर यही कहने लगता है कि आज रात तो भी हम ईबा का काम तमाम कर देंगे, वो हमारे काम में बहुत दखलंदाजी करता है। चांद कहने लगता है, नहीं तुम रुको, जल्दबाजी मत करो, अगर कल रात के बाद वो महाजन को बता देगा तो हमको दिक्कत होगी। इस तरह से चांद नागू को बुलाकर उसको हल्के से गंजा फूकने के लिए कहता है और उससे कहने लगता है, देखो नागू, ईबा तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से बात मानता है, उसको समझा दो कि हमारे काम में टांग ना लड़ाए। नागू कहने लगता है, अरे चांद भाई, उसे भी हिस्सा चाहिए। चांद कहने लगता है, हिस्सा? काहे का हिस्सा? बहुत ही मेहनत के साथ मछलियाँ हम पकड़ते हैं और वो बस इंजन रूम में सोया रहता है। तुम ही बताओ कौन मेहनत ज्यादा करता है? अगर हिस्सा मिलेगा तो तुमको मिलेगा, ईबा को क्यों मिलेगा? और वैसे भी वो महाजन है ना, हमारी वजह से अमीर है। हम मछलियाँ पकड़ते हैं, हम बेचते हैं और फायदा वो लेता है, तो इसमें 2-4 पैसे एक्स्ट्रा कमा लेते हैं हम। अब नागू को ज्यादा नशा होने की वजह से वो बस अपना सर हिलाते रहता है। खैर थोड़ी देर के बाद जबरदस्त बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से मछली के जाल को ऊपर लाने लगते हैं। तो शॉकिंगली जाल में इन लोगों को एक मरी हुई लड़की मिलती है। इस लड़की को देखकर सारे लोग शॉक में रह जाते हैं और बोट में लड़की का होना अपशगुन मानते हैं ये लोग। चांद कहने लगता है कि फिलहाल इसकी डेड बॉडी को साइड में रख दो, हम सुबह देखेंगे। तभी जब नागू इस मरी हुई लड़की को देखता है तो इसकी आंखों को लड़की नहीं बल्कि मछली नजर आती है। कहने लगता है, अरे वाह, आज तो बहुत बड़ी मछली फंसी है। एजा कहने लगता है कि नागू, तुमको कुछ ज्यादा ही चढ़ चुकी है, चुपचाप जाकर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद ये मरी हुई लड़की अचानक से जिंदा हो जाती है। एक्चुअली मरी नहीं होती, बेहोश होती है। सारे लोग शौक में होकर इस लड़की से इसके बारे में पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आई हो, किसने मारा तुमको, क्या तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की? लेकिन वो लड़की कुछ भी जवाब ही नहीं देती। खैर सुबह होने के बाद ये सारे लोग दोबारा इस लड़की से यही सवालात पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, क्या किसी डाकुओं ने मारा तुमको? लेकिन इस लड़की से कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। सारे लोग सोचने लगते हैं कि शायद ये लड़की गूंगी है। खैर उसके बाद ये लोग अपने काम पे लग जाते हैं, मतलब दोबारा किसी जगह पर आकर जाल बिछाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद इनकी बोट के पास एक और बोट आने लगती है। चांद कहने लगता है कि फटाफट से उस लड़की को छुपा दो, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो ये लड़की इंजन रूम में आकर ईबा के पास छुप जाती है। बाहर वो बोट वाला बंदा चांद के पास आकर कहने लगता है कि यहाँ पर बहुत ही कम मछलियाँ हैं, थोड़ा आगे जाओ। दूसरे बंदे को बहुत सारी मछलियाँ मिली। थोड़ी देर के बाद सारे लोग बैठकर इसी लड़की के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि इस लड़की का क्या किया जाए। लड़की बोट में नहीं रह सकती, पता नहीं कहाँ से आई,
चांद कहने लगता है अगर महाजन की कोई और बोट आएगी तो उसमें भेज देंगे। नागू कहने लगता है कि दूसरों की बोट में भेजना इतना सेफ नहीं है, पता नहीं उस लड़की के साथ क्या हो जाए। तो बहुत डिस्कशन के बाद ये डिसाइड होता है कि ये लड़की इन्हीं की बोट में रहेगी। अगर कोई बोट आएगी तो इस लड़की को छुपा देंगे ताकि हम लोगों पर उंगली ना उठे। तो ये लड़की इसी बोट में रहते हुए हल्के फुल्के काम करने लगती है। रात होने के बाद एजा दोबारा चांद के पास आकर यही कहने लगता है कि आज रात तो भी हम ईबा को ठोक देंगे। चांद कहने लगता है कि कैसे मारोगे, अब तो इस बोट में वो लड़की भी आ चुकी है, अगर उस लड़की ने या तो फिर नागू ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, समंदर के थोड़ा और अंदर चलते हैं हम। खैर सुबह होने के बाद चांद उस लड़की को अपने पास बुलाकर पान कैसे बनाते हैं वो सिखाने लगता है और दोबारा इस लड़की के बारे में पूछने लगता है कि कौन हो तुम, किस एरिया से बिलोंग करती हो। तो वो लड़की चांद से कुछ इशारों में बात करने लगती है, लेकिन चांद को कुछ घंटा समझ में नहीं आता और उसी तरह चांद हल्के से फ्लर्टिंग भी करने लगता है, कहने लगता है कि तुम भी पान बना लो, साथ में खाएंगे हम दोनों। और उसी तरह ये लड़की दूसरे बंदों के साथ भी बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाती है, उनसे खेलने लगती है, उनके साथ मजाक करने लगती है, खाती पीटती बैठती है। खैर दूसरे दिन एक और छोटी बोट चांद की बोट के पास आने लगती है। ये देखकर चांद दोबारा उस लड़की को इंजन रूम में छुपा देता है और ईबा को देखकर ऐसा लगता है कि ईबा इस लड़की को चाहने लगा। खैर ऊपर वाला वो बंदा चांद के बोट के पास आकर कहने लगता है कि आज रात किसी जगह पर एक जबरदस्त पार्टी होने वाली है, सारे बोट्स वहीं पर मिल रहे हैं, तुम भी आ जाओ। सो उसी तरह से चांद की बोट भी उस जगह पर जाकर ये सारे लोग मिलकर जबरदस्त पार्टी शार्टी करने लगते हैं। यहाँ पर एक गाना चलता है जो बहुत ही मस्त होता है। इसी पार्टी के दौरान वो बोट वाला बंदा चांद से एक डायरेक्शन के बारे में बताने लगता है कि अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ मिलेंगी, एक दिन में तुम वापस घर आ जा सकते हो, इतनी मछलियाँ हैं वहाँ पर। थोड़ी देर के बाद चांद दोबारा अपनी बोट के पास आकर इस लड़की से बात करने की कोशिश करने लगता है कि दिन में मैं तुमसे बात नहीं कर पाता, सारे लोग रहते हैं ना, अब जाके टाइम मिला, चलो हम दोनों इंजन रूम में जाकर एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, 1 घंटे तक यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, सब बिजी है पार्टी में। इस तरह से चांद इस लड़की का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है तो उस लड़की को गुस्सा आकर अपने हाथ में चाकू ले लेती है। चांद डर के मारे पीछे जाने पर वो बोट से नीचे गिर जाता है समंदर में। बाद में जोर जोर से चिल्लाने पर चांद के आदमी वहाँ पर आकर चांद को समंदर से बाहर निकालते हैं। बहाना बनाने लगता है कि इसका पैर फिसल गया। उसके बाद पार्टी शार्टी खत्म होने के बाद सारे बोट्स अपने अपने शिकार पर निकल जाते हैं। सुबह होने के बाद चांद गुस्से में एजा से कहने लगता है कि उस लड़की को फुकट में रोटी मत दिया करो, उस लड़की से सारा काम करवाओ। तो एजा उसी तरह से उस लड़की को बताने पर बेचारी वो लड़की बोट का सारा काम करने लगती है, मतलब खाना पकाना, पोछा करना, काम कुछ ज्यादा ही दे देते हैं। उसके बाद वो लड़की फ्रीजर रूम में आती है मछलियाँ लेने के लिए। उसी रूम में नागू भी आता है। देखते ही देखते नागू भी इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है, चुम्मा चाटी करने की कोशिश करने लगता है। तो उस लड़की को गुस्सा आकर नागू को उस जगह पर मारती है जहाँ पर मारना चाहिए। खैर रात होने के बाद ईबा ये देखता है कि वो लड़की इस बोट में मौजूद नहीं है। सारी जगह पर तलाशी लेने लगता है, लेकिन वो लड़की किसी भी रूम में मौजूद नहीं होती। बाद में देखता है कि वो लड़की समंदर में जाकर बोट के पास तैर रही है। ईबा भी इस लड़की के पास जाकर जब बुलाने लगता है, वो लड़की शॉक में होकर ईबा से कहने लगती है कि कौन है। इसकी आवाज सुनने के बाद ईबा शॉक में रह जाता है, पूछने लगता है क्या तुम बात कर सकती हो, तो इतनी दिनों तक चुप क्यों रही, क्या नाम है तुम्हारा। तो वो लड़की अपना नाम बताने लगती है, गुलती। बाद में ऊपर चली जाती है। खैर दूसरे दिन एजा चांद से कहने लगता है कि जब से वो लड़की बोट में आई है हमको एक भी मछली नहीं मिली। मैंने पहले ही कहा था कि बोट पे लड़की रखना अपशगुन है, अब इस लड़की का तो कुछ करना पड़ेगा। खैर उसके बाद दोबारा ये लोग थोड़ा आगे जाकर जाल बिछाने लगते हैं। तभी अनलकीली इनकी बोट का इंजन स्टॉप हो जाता है। ईबा इंजन को चेक करके चांद से कहने लगता है कि इंजन में कुछ खराबी है, जब हमारे पास कोई दूसरी बोट आएगी तभी हम उन लोगों से कुछ मदद ले सकते हैं। तो चांद सारे लोगों से कहने लगता है कि आज रात ये लोग जाल बिछाकर यहीं पर रहेंगे, सुबह होने के बाद इनके पास कोई बोट आएगी तब देखा जाएगा, अगर इंजन रेडी हो जाएगी तो हम निकल जाएंगे। रात होने के बाद ईबा और गुलती दोबारा समंदर में मुलाकात करने लगते हैं। पूछने लगता है कि इतनी दिनों से चुप क्यों रही तुम, आखिरकार कहाँ से आई हो तुम। गुलती कहने लगती है कि मैं इस बोट को डुबाने आई हूँ, मैं सपेरी की बेटी हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, मुझे यहाँ पर देवी ने भेजा है, वही देवी जो नागों को वश में करती है। ईबा पूछने लगता है क्या तुम सच में औरत हो। गुलती कहने लगती है हाँ मैं औरत ही थी, मैं सांप भी हूँ और मछली भी, ये बहुत ही लंबी कहानी है। उस रात में तुम सारे लोगों को देखकर मेरी आवाज चली गई और कल रात जब मैंने तुमको देखा तो वापस मेरी आवाज आ गई, लेकिन मैं उसे डुबाकर मारना चाहती हूँ, बदला लेना चाहती हूँ।
सुबह होने के बाद बोट में के लड़के धुआं जलाने लगते हैं, मतलब सिग्नल्स भेजने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत देर के बाद फाइनली इन लोगों को दूरी पर एक बोट नजर आती है, तो धुआं देखकर वो बोट इनके पास आने लगती है। इंजन रूम में ईबा गुलती से कहने लगता है इंजन ठीक होने के बाद ये सारे लोग वापस चले जाएंगे, क्योंकि कुछ ज्यादा मछली हाथ नहीं लगी। गुलती कहने लगती है अगर ज्यादा मछली पकड़ में आएगी तो ये लोग और 2 दिन रुक सकते हैं ना। उसके बाद गुलती दूसरे रूम में छुप जाने पर दूसरे बोट वाला बंदा चांद की बोट में आकर इंजन को ठीक कर देता है। सो एक आखिरी बार चांद जाल बिछाने के लिए कहता है, शायद कुछ मछलियाँ हाथ लग जाए। तो फाइनली इस बार बहुत ही ज्यादा तादाद में मछलियाँ मिल जाती है इनको। चांद अपने आदमियों से कहने लगता है कि लगता है यहाँ पर काफी सारी मछलियाँ हैं, हम 2 दिन के बाद वापस चलेंगे घाट पर। खैर आधी रात को ईजा अपने नींद से उठकर ये देखता है कि किसी ने बोट का एंकर खोल दिया। चीखते चिल्लाते हुए चांद को बुलाने लगता है कि पता नहीं किसने बोट का एंकर खोल दिया और रात के अंधेरे में ये बोट किस दिशा में जा रही है ये भी इन लोगों को आइडिया नहीं होता। और इसी तरह बोट के बहाव से ही इन्होंने जो जाल बिछाया था वो भी चला गया कहीं पर। सो चांद कहने लगता है कि सुबह होने के बाद ये लोग अपने जाल को ढूंढ निकालेंगे, जब तक इनके बोट्स में जो ड्रम्स होते हैं उन ड्रम्स को एंकर की तरह यूज किया जाए। लेकिन सुबह होने के बाद भी इन लोगों को इनका जाल नजर नहीं आता। मोरा चांद से कहने लगता है कि हम यहीं से ही लौट जाएंगे, जाल गया भाड़ में। चांद कहने लगता है कि वो जाल 10,000 रुपए का है, कौन भरपाई करेगा, महाजन को कौन जवाब देगा। उसके बाद ये सारे लोग मिलकर बोट का कैनवास बनाने लगते हैं ताकि शिप का तेल बच जाए। तभी एक और कांड हो जाता है शिप में। ड्रम से काफी सारा पेट्रोल बह चुका होता है। शायद किसी ने जानबूझकर इस ड्रम पर छेद किया। बहुत ही कम तेल बचा होता है इन लोगों के पास। ये सारे मुसीबतें देखकर नागू चांद से कहने लगता है कि उस लड़की की वजह से ही हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वरना हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वह तो मछलियाँ जाल में नहीं फंसी, जाल चला गया, तेल चला गया। तो चांद के कहने पर बोट में के कुछ लोग उस लड़की को बोट से बाहर फेंकने की कोशिश करने लगते हैं। तभी ईबा इन सारे लोगों का सामना करने लगता है कि अगर कोई भी बंदा इस लड़की को हाथ लगाएगा तो हाथ काट डालूंगा। सारे लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। खैर रात में नागू ईजा से कहने लगता है तेल का ड्रम अपने आप नहीं फूट सकता, यह हम में से किसी एक का काम हो सकता है। और इसी तरह इनकी बोट हवा के झोंके से दूसरी दिशा में जाती रहती है। आधी रात को ईबा और गुलती दोबारा समंदर में मुलाकात करने लगते हैं। गुलती से पूछने लगता है क्या ये सब कुछ तुम्हारा काम है। गुलती ना का जवाब देने लगती है शायद ये सब कुछ देवी का काम हो सकता है। गुलती कहने लगती है अगर मैं तुम्हारी बोट पर नहीं आती तो वो लोग तुमको कब का मार चुके होते। ईबा पूछने लगता है आखिरकार तुम हमारे बोट पे क्यों आई हो, किसको मारना चाहती हो। गुलती कहने लगती है कि एक जादू की कहानी है। 7 साल पहले मैं और मेरे बाबा मछली पकड़ने के लिए समंदर में गए। वापस आते समय कुछ डाकुओं ने हम पर हमला किया। उस हमले में मेरे बाबा मर गए। अब मैं मेरे बाबा का बदला लेना चाहती हूँ। उस डाकू को अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। वो डाकू और कोई नहीं चांद है। लेकिन मैं ये सोचकर चुप रही कि एक की गलती की सजा दूसरे लोगों को क्यों मिले। ईबा कहने लगता है कि अगर हमको दूसरी बोट मिल जाएगी तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तभी बोट में के लोग इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। इन दोनों को गालियां देते हुए बोट के ऊपर बुलाने लगते हैं। चांद अपने आदमियों को बोलने लगता है कि इस लड़की को बांध दो। और इसी तरह जब एजा चांद को मारने ही वाला होता है, चांद एक रॉड लेकर एजा के पेट में स्टैब कर देता है। इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। गुलती यही कहने लगती है कि चांद डाकू मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। इसी दरमियान में चांद एबा को मार देता है। उसके बाद जब नीचे देखता है तो गुलती इस बोट पर मौजूद नहीं होती। बोट में के सारे लोग सारा बोट छान मारते हैं, लेकिन वो लड़की कहीं पर भी नजर नहीं आती। थोड़ी देर के बाद देखने पर एजा जिंदा ही होता है, लेकिन बहुत जख्मी हालत में, काफी सारा खून बह चुका होता है। उसके बाद चांद मोरा नाम के बंदे से कहने लगता है कि उस ईबा की लाश को समंदर में फेंक दे। जब मोरा ईबा की लाश को हाथ लगाता है तो अचानक से इसकी मौत हो जाती है। इसके सर पर चाकू का वार होता है। यह देखकर सारे लोग डर जाते हैं कि जो लाश को छुएगा वो मर सकता है। बाकी लोग भी लाश को छूने से डरने लगते हैं। खैर 2 या 3 दिनों के बाद बोट में का एक बंदा दूरी पर एक बहुत बड़ी शिप को देखता है। सारे लोगों को आवाज लगाते हुए कहने लगता है अरे वो देखो कोस्ट गार्ड की शिप आ रही है, इशारा करके यहाँ पर बुलाओ। लेकिन जब सारे लोग वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी शिप मौजूद नहीं होती। ये तो उस बंदे का वहम होता है, लेकिन फिर भी वो बंदा इसी चीज को सच समझकर समंदर में कूद जाता है। उस बोट की तरफ तैरने लगता है। उस बंदे को बचाने के लिए उसका भाई समंदर में कूदता है, लेकिन नो यूज। तैरते तैरते वो बंदा समंदर में डूब ही जाता है। उसके बाद बोट में का एक और बंदा जब इंजन रूम में आता है इंजन को स्टार्ट करने के लिए,
इत्तेफाक से वो बंदा भी मरा पड़ा होता है। ये बंदा यहाँ पर कैसे मरा, नो आइडिया। सो बाकी लोग भी दोबारा डरने लगते हैं इंजन रूम में जाने के लिए। देखते ही देखते इन लोगों के पास धीरे धीरे खाना पानी कम होते रहता है। खैर दूसरे दिन ये तीनों बहुत ही हिम्मत जुटाकर इंजन रूम में जाने लगते हैं उस बंदे की लाश को निकालने के लिए। तभी ऊपर इस बोट को एक पर्दा बना होता है ना, कैनवास, वो निकल जाता है, मतलब टूट जाता है। रात होने के बाद जख्मी हालत में ही ईजा चांद पर ब्लेम करने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। ईजा की बकबक सुनने के बाद चांद गुस्से में आकर ईजा को बार बार स्टैप करके इसे मार ही देता है। जब दूसरा बंदा चांद को रोकने की कोशिश करने लगता है, गलती से वो चाकू उस बंदे को भी लग जाती है, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। ये देखकर नागू चांद से भागने लगता है कि मुझे मत मारो, तुम मुझे भी मार दोगे। चांद समझाने लगता है, अरे मैंने उन दोनों को जानबूझकर नहीं मारा, मेरा दिमाग सटक गया, मैं तुमको क्यों मारूंगा, ये देखो चाकू भी फेंक दी मैंने। खैर चांद के पास पिंजरे में एक छोटा सा परिंदा होता है। सुबह होने के बाद उस परिंदे को हवा में उड़ा देता है। नागू से कहने लगता है कि अगर ये परिंदा वापस हमारी बोट में आया तो समझ जाओ हम बहुत ही दूर है, अगर नहीं आया तो समझ जाओ किनारा आसपास ही है। तो रात होने के बाद वो परिंदा इनके बोट के पास ही आकर बैठता है, मतलब इनकी बोट काफी दूर निकल चुकी होती है। जब चांद को भूख लगती है उसी परिंदे को जलाकर खाने लगता है। खैर दूसरे दिन चांद और नागू बोट में की सारी लाशों को एक के बाद एक समंदर में फेंकने लगते हैं, क्योंकि बहुत बुरी बदबू आ रही होती है। फाइनली जब चांद ईबा के पास जाता है उसकी लाश को भी समंदर में डालने के लिए, तो ईबा के पास एक सांप मौजूद होता है। चांद को डस लेता है। जब चांद नागू के पास आता है वो सांप नागू को कब का डस चुका होता है, नागू कब का मर चुका होता है। थोड़ी देर के बाद चांद भी बहुत तड़पते हुए मर जाता है। बाद में वो सांप अपनी असली शक्ल में आती है, मतलब गुलती ईबा की लाश को अपने सीने से लगाकर बहुत रोने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।